हम लोग ITI दुगड्डा, गवर्नमेंट ITI दुगड्डा, यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्टर पुरुषोत्तम कुमार आज अपने टेनिजों को ये टाटा इंडिका विस्टा का इंटरकूलर, EGR, PC वाल तथा एग्जॉस्ट सिस्टम, इन सब का आज हम खोलेंगे, इनकी सफाई करेंगे। इसमें क्या क्या सावधानी रखते हैं, कैसे खोला जाता है, क्या किया जाता है, इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी इन बच्चों को आज दी जाएगी। ठीक है, मेरे साथ ये यहाँ पर मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो खोलना शुरू करेंगे इंटरकूलर से करेंगे। ठीक है, चलो बेटा टूल्स पकड़ो। टूल्स करना है जहाँ पर हॉर्स पाइप क्लिप है। ठीक है, दूसरा दे यार। उसके पश्चात ये 10 नंबर का यहाँ पर ये पाइप का क्लिप। इसके बाद आपने ये 12 नंबर के सामने से 2 बोल्ट हैं, इनको आप खोलोगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर पीछे बैक में भी यहाँ पर 13 नंबर के 2 हैं बोल्ट, इनको खोलना होगा। इसको हॉर्स क्लिपों को खोलकर हॉर्स पाइपों को अलग करना पड़ेगा। तत्पश्चात ये इंटरकूलर बाहर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इतनी कार्रवाई करें, उसके बाद मैं आगे आपको और बताता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से क्लॉक वाइज हमेशा टाइट होगा और इसके एंटी क्लॉक लूज होगा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। खोलते हुए इंटरकूलर को खड़ी टाने लगा दे बेटा, मैं इसको बोल रहा हूँ, पकड़, इसको ऐसे घुमा देना है। ठीक है, इसको लगा दे यार। ना वो नीचे गिरेगा, नीचे हटा दे, ले जाओ उधर। बीच में पकड़ के पकड़ क्लिप को ये भी हटा देना। इसी पे टाइट कर दो यार इसको। बोल्ट भी तूने पन्नी में रख रखी। 10 बोल्ट है, ये वाला अलग ना, कौन से क्लिप है ना इसकी। हां 10 बोल्ट अलग अंदर पाइप से बड़ा कर दो। दवा स्क्वाड में शॉर्ट टाइप बोल्ट जो ये ऊपर वाली वाला वे एक करने दे दो। निकालना है, बोले ना उसका बैकग्राउंड एक हो रहा क्या? 10 के नहीं ये वाला पैसा, ये वाला सही है। चल दबा, रुक जा, अबे रुक जा, वहां पकड़, ऊपर कर इसको, छोड़ो ऊपर ना। पाइप आ गए, अब खींच, प्लास को उधर कर बाहर, इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, वो इधर से आएगा 10 को उधर। अबे उस पे इसकी वो कहां गई, यहां टकरा आओ आगे। तो मैं इसका जुगाड़ तुम्हें तुम्हारे सामने निकाल कर दिखाता हूँ। जब भी ऐसी नौबत आए तो फिर वो खोल दे, पीछे डिग्गी खोल दे। एक चीजल, एक पंच। सबसे पहले पंच से प्रयास करूँगा, तो इसको हम अरे घूमे के खोल देनी हो। डन तो बोल देखना चाहो। धन्यवाद। ये मेरे दोस्त का याल ठीक है इनके, ठीक। और ये अभी डील का यूँ अभी खुल ही गया है। एक नट ये है, एक अभी और रहता है इधर से। 3 है सर इसमें, 2 क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वो हीटिंग वाली जगह पर है और उसकी थ्रेडों में जंग और गंदगी है। उधर साइड से नोट है, ड्राइवर से नीचे वाले क्लिप हटाने पड़ेंगे। ठीक है, वेज कस से इसको आगे रख लो। तो दे रहा हूँ मैं भी, उसको बोले थे उसने मुँह पकड़ रखा। सर वहाँ खोल रहे थे। इसमें काला ऑयल आ रखा है, जाहिर है कि ये तेल हमारा इंटरकूलर से आया हुआ इनलेट मैनिफोल्ड में। और इंटरकूलर से तेल आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसकी सर्वो की जो ऑयल सील है वो लीक मार रही है।
ठीक है। अभी इसको ज़्यादा जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला हॉस भी खोल देंगे, ठीक है। इस हॉस का एक क्लिप खोलिए, वहाँ से खोलिए दूसरा क्लिप, इसको भी खोलो, यहाँ से पीछे वाल निकालेंगे बाहर। चलिए खोलो। रुक जा, एक और चूड़ी घुमा, एक और चूड़ी घुमा, एक और घुमा, एक और घुमा, एक चूड़ी और घुमा दे, बस हो जाएगा। करियो। इसकी कहाँ है, इस वाली की टर्बो टर्बो को खोलने की छत के अंदर में डालना खुद एक ही है बड़ा वाला नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। बस क्लिप निकाल दो। वो उसके जिगरी यार का एक बोल रहे, एक बोल रहे। मेरे हाथ तेरा नंबर खींचा लग जाएगा यार। मैडम सिखा रही हूँ मैं, अभी तक लगा मैं तो एक पन्नी लगा ले चुप रहे ना यार, नहीं लगा मैं खुल रहा है। मैं इसके तक खुला, मैं वो पाइप बारीक तो उसका पाइप मनवाना, उसको थोड़ा पाइप पे चुभाना मत। तुम मेरे बोल बढ़ आराम से आराम से। तो दिखा तो लेता ये EGR वाल्व की सफाई। ये साफ हो चुका है, पहले ये एकदम काला था, जाम था, अभी इसका इस तरह से साफ, ये पूरी तरह से साफ हो गया है। बस यहाँ से दबाओ फिर ये इस तरह से चलना चाहिए आराम से। ये इजीली चल रहा है, साफ कर दिया है। अब ये जो जगह है, इस जगह पे डायफ्राम होता है अंदर, और यहाँ पर ये एक रबर का पाइप लगा रहता है, यहाँ इंजन की वैक्यूम आती है जिससे डायफ्राम ऊपर को उठता है और ये वाल्व ऐसे ऊपर उठता है, जिससे EGR जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वापस इनलेट मैनीफोल्ड में चला जाता है। ये साफ हो गया, ये नीरज सिंह इस पे लगा है। साथ ही ये इंटरकूलर खोला हुआ है, इंटरकूलर में हमने एड ऑन और डीजल का मिक्सचर डाल रखा है। ये अब इसे हिला के इन पाइप्स को, ये जो अंदर लाइनें हैं, इनमें जो भी कार्बन जमा होगा उसे पूरी तरह से साफ करेंगे। साथ ही इनलेट मैनीफोल्ड का भी पार्ट खोल रखा है ये। बेटा इसको भी साफ कर देना, नीचे वालों को बाहर निकालो उसको। ये भी EGR का ही पार्ट है। ये पूरी तरह से काला पड़ा हुआ है, इसको अभी यहाँ पर स्टक होगा ये इस स्थान पे। ये देखो क्या, ये वाला जो होल है, ये इस होल को पूरी तरह से साफ कर बेटा, ठीक है। करेंगे हाँ, इसको पूरी तरह से साफ कर। ये इस तरह यहाँ से, यहाँ पर EGR लगा रहता है, और इस जगह पर इंटरकूलर था जो डिसमेंट अभी निकाल रखा है। ये वो पाइप है, इस पाइप को जड़ से खोल, इसे भी साफ कर, जो कंप्रेसर से आया है। ये खोलने से फिर हम इसकी चाल भी देख लेंगे। जो ये रबर के पाइप हैं, इन्हें देख लेना चाहिए। अगर इनमें ज़रा सा भी क्रैक वगैरह है, जैसे कि वो पहले वाला पाइप क्रैक था यहाँ पर से, इसे काट के हमने फिर से फिट कर दिया है। इसकी वजह से क्या होता मालूम है? इसकी वजह से गाड़ी झटके लेती है। तो ये पता चल गया था कि ये EGR इसका बंद हो चुका है या ये पाइप फटा है, ये मुझे चलाने में ही पता चल गया था, इसीलिए इसको खोला गया है। यह डेल्फी का पंप है जिसका कि EDC FICD इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल, ताकि पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूटेंट वायुमंडल में विलीन ना हो। जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो EGR के द्वारा
वापस फिर से इनलेट मैनीफोल्ड में चला जाए और यहाँ से इंजन सिलेंडर में जाकर ये फिर से जल के वायुमंडल में जाए। यहाँ पीछे टर्बो है, ये टर्बो का वेस्ट गेट है। वेस्ट गेट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब ये टर्बो जो है ये कम से कम 20 से 40% एक्स्ट्रा हवा को पंप करता है, तो इससे इंजन सिलेंडर के अंदर का दाब बहुत बढ़ जाता है। तो उसे बचाने के लिए कि एक्सेस प्रेशर ना हो अंदर और कंबस्टेबल हो जो भी है, इंजन हंटिंग ना करे और किसी तरह की इरेगुलरिटीज़ ना आए, तो उस समय इस पर भी ये वैक्यूम पाइप है, इंजन की वैक्यूम से ये ऑपरेट होता है और एक वाल्व खुल जाता है और जो एग्जॉस्ट गैसें चला रही हैं टर्बो को शक्ति कहाँ से मिल रही है? एग्जॉस्ट गैसों से। तो एग्जॉस्ट गैसें फिर सीधे निकल जाएंगी, वो सीधे कैटालिटिक कन्वर्टर DPF कैटालिटिक कन्वर्टर होते हुए बाहर वायुमंडल में साइलेंसर से होते हुए। ये 4 चैनल मास्टर सिलेंडर है। आइडेंटिफिकेशन भी करवा रहा हूँ तुम्हें इसके साथ साथ ही। ये मास्टर सिलेंडर का ब्रेक मास्टर सिलेंडर का कंटेनर है जिसमें कि ब्रेक फ्लूइड हमेशा मैक्सिमम लेवल तक भरा हुआ होना चाहिए। इधर ही से फ्लूइड आया है इस मास्टर सिलेंडर में। ये मास्टर सिलेंडर है जिसमें आगे के लिए और पीछे के लिए अलग अलग पाइप गए हुए हैं, चारों पाइप। पुराने वाले में एक ही पाइप जाता था, फिर आगे टी लगती थी, फिर वो टी से फिर एक लाइन पीछे जाती थी, एक लाइन आगे जाती थी, बहुत सारे जॉइंट होते थे। उसमें क्या होता था, यदि किसी कारणवश कोई पाइप क्रैक हो गया तो पूरा ब्रेक सिस्टम फेल हो जाता था। ये 4 चैनल बनाने से ये ABS नहीं है, इसके पीछे ये लगा हुआ है वैक्यूम बूस्टर। ये वैक्यूम बूस्टर लगाने का कारण क्या है? इसका जो उद्देश्य है ताकि जो ब्रेक फोर्स ड्राइवर द्वारा अप्लाई किया जा रहा है वो बार बार उस ब्रेक पेडल को दबाने से उसकी शक्ति हानि होती है, वो थक जाता है। तो थकेगा तो ड्राइवर को नींद आएगी, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। तो ब्रेक को मुलायम करने के लिए ताकि ड्राइवर को कम से कम शक्ति लगानी पड़े और पहियों को रोकने के लिए पूरी ब्रेक शक्ति मिले, तो उसके लिए ये पीछे डायफ्राम होता है, डबल चैम्बर डायफ्राम। ये डायफ्राम जो ड्राइवर द्वारा शक्ति लगाई जा रही है वो इंजन की वैक्यूम लेकर उससे इजीली ऑपरेट हो जाता है। और यदि कोई एक पहिए का, किसी भी एक पहिए का अगर पाइप क्रैक हो गया तो उसे बंद करके बाकी 3 पहियों में ब्रेक लगेंगे। ठीक है जी सर। तो इस तरह से वाहन को नज़दीकी वर्कशॉप तक ले जाकर या उस जगह पे ले जाकर पाइप को वेल्डिंग कराया जा सकता है या पाइप को बदली किया जा सकता है। दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सकता है, कम किया गया है ऐसा करके। ठीक है, अभी वो सब क्लीनिंग हो रही है और PCB वाल्व भी खोल दिया है। पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन वाल्व वो खुल चुका है। ये है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये जो पाइप आ रहा है ये वापस रेडिएटर में आ रहा है। ये वो रेडिएटर प्रेशर कैप है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरी बात करी हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, समझ में आई? ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है ताकि कूलेंट की हानि ना हो। इसके अंदर एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं क्या, PVRV, प्रेशर एंड वैक्यूम रिलीफ वाल्व। ठीक है, अभी PCB वाल्व की कंडीशन देखते हैं कैसी है। ये है PCB वाल्व, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन। ये इस तरह से ये डायफ्राम है और ये गंदगी इसमें है। ये इतना सारा धूल इसमें है। ये सारी गंदगी भी साफ हो गई इसकी। इसको डीजल से नहीं धोना है, इसमें रबर डायफ्राम है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। रबर पार्ट्स खराब जाते हैं डीजल से। एक साफ कपड़े से ऐसे करके पहुंच देना है, इस तरह से कोशिश करनी इसमें कोई भी नोकदार चीज़ या कुछ ऐसा वैसा वो ना लगे जिससे ये खराब हो जाए।
बहुत ही नरम और वैसी वो है, सेंसिटिव रबर। सावधानी पूर्वक इसको करना है और सूखे कपड़े से साफ करना है। ऐसे ये सारा ये देखो इसमें कार्बन आ रखा, इस तरह से उसको साफ करेंगे। और हेलो, ये हो रही सफाई। ये इसको जबरदस्ती उखाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इसकी सीलिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना। एक साफ सूखा कपड़ा तो बिल्कुल साफ वाला। कपड़े यहाँ से निकाल के। ये इसका कवर है, ये इसके लॉक है। बस हमारी खट से रसोई में क्या रखा हूँ। अगर खाना देखो कितने गंदगी है इसमें, काला है ये। वीडियो बन रहा है। कैसे हो गया? इसको यहाँ पर रख दे। ये इसकी मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। जो पीछे डायफ्राम थी उसके सेंटर, उसमें डायफ्राम को ऊपर धकेलने के लिए वो स्प्रिंग का यूज होता है, और वो स्प्रिंग उसमें ना फिट होते हुए अंदर गिरी हुई है। ठीक है, ये फ्री स्प्रिंग का इसमें कोई काम नहीं होता। ठीक है। इतना बढ़िया प्लास किसने दिया लाके, उसको मैं 2 रुपए देना चाहूंगा। ठीक है, हाँ बोल, हाँ साफ करना। ठीक है, इसके अंदर मोबियल है, और ये जो देख रहे हैं हम, तो मोबियल से जो स्टीम के रूप में उठता है वो है ये। ठीक है, ये पॉल्यूशन कम करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गैस अगर वायुमंडल में जा रही है बिजली भी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए अब जो यूरो 4 यूरो 6 चल रहा है मानक, इसमें यही चीज़ का प्रयास किया जा रहा है कि जितना भी फ्यूल हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इंजन के अंदर अच्छी तरह से बर्न हो, और उसमें से हानिकारक गैसों को क्रिया करा के उनके प्रभाव को कम किया जाए। ठीक है, ये सब युक्तियाँ यूरो 4 यूरो 6 में अपनाई गई है। ठीक, मैंने अच्छी तरह साफ कर दिया, और थोड़ा और पेचकस की सहायता से साफ करेंगे। सीलिंग रिंग है ये, और सफाई जो है वो महत्वपूर्ण है ऑटोमोबाइल्स में। ये डायफ्राम है, तो ये इसी साइज का स्प्रिंग रहा होगा। ठीक, अंदर साइड से होगा ये, यहाँ पर ये देख रहे हैं एक पाइप से ऊपर आ रहा है। लो, अब मैंने इसका भी ऑपरेशन थिएटर में सेट कर दिया, जैसे कि मैं आपको बता रहा था
ये यहाँ पर आएगी। ठीक बा का कबाटी आई है, बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पीछे रबड़ की डायफ्राम है। ठीक है, रबड़। इस ओरिंग में देखो कॉलर बनी हुई है। ठीक है, अब यदि मैं आपसे कहूँगा इस ओरिंग को कैसे फिट किया जाए तो आप क्या जवाब देंगे मुझे बताइए। मिस्त्री का यही काम है बेटा। इस ओरिंग में इधर कॉलर है और इधर ओवल है ना। तो ये ओवल वाला हिस्सा जो होगा अंदर जाएगा ऐसे। ठीक, ये किसी भी थ्योरी की किताब में नहीं लिखा हुआ, ये हमारे अपने अनुभव है। ये जो कॉलर है ये दूसरा देखने वाली बात है कि जो देख रहे हैं इसमें एक रिंग है, ये एक कॉलर बनी हुई है और उस कॉलर का निशान इसमें पड़ा है, ये भी एक पहचान है। ठीक है, अगर मैं सिंक को इधर निकालूंगा तो उसमें ऐसा कोई निशान नहीं दिखेगा तुम्हें। तो आप लोग जैसा मैं बताता हूँ, यदि आप इस तरह से करोगे, सारे खांचे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो इनमें डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये सभी ग्रुप वाली उसमें एक समान नहीं होते, कहीं पर ये असमान भी होते हैं। ठीक, इस तरह से यस, फिट हो गया है। ठीक है, ये यूनिट भी साफ हो गई। इसके रबर हॉट को बेहतर कर लो, एक बल्ब नहीं सकता। काम अच्छा ना